कभी सोचा है एक छोटा सा राज्य देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन जाता है? आज हम मगध की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ एक जनपद था और फिर बना भारत का पहला विशाल साम्राज्य। तो आखिर वो क्या चीजें होती हैं? वो कौन सा फॉर्मूला है जो एक एम्पायर को जन्म देता है? क्या ये सिर्फ किसी एक महान राजा का करिश्मा होता है या कुछ और भी? चलिए मगध के उदय की कहानी के जरिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मगध का उदय और उसकी सफलता के पीछे के राज जानेंगे। फिर बात करेंगे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बड़े शासकों की। उसके बाद चलेंगे शिशुनाग और नंदवंश के दौर में। और आखिर में देखेंगे कि मगध की लेगेसी आज भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजा या उसकी जीतों के बारे में बात करने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि मगध के पास पहले से ही कुछ यूनिक एडवांटेजेस थे। कुछ ऐसी ताकतें थी जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती थी। और असल में यही था उसकी सफलता का असली राज। और ये सारी जानकारी ये हमें सीधे इतिहास के पन्नों से मिलती है। जैसा कि इन पुराने डॉक्यूमेंट्स में हम देख सकते हैं, मगध की कामयाबी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे बहुत ठोस वजहें थी जिन्होंने उसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया। तो सवाल उठता है, मगध की सफलता की वो सीक्रेट रेसिपी क्या थी? सबसे पहली चीज थी उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मतलब एक तरफ उपजाऊ मैदान जिनसे पैसा आता था और दूसरी तरफ पहाड़ और नदियां जो उसे एक नेचुरल किले की तरह बचाती थीं। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर लोहा, और लोहे का मतलब था उस जमाने के सबसे बेहतरीन हथियार और औजार। तीसरा, इकोनॉमिक पावर, गंगा के ट्रेड रूट्स पर मगध का पूरा कंट्रोल था। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग, मिलिट्री इनोवेशन। मगध ने ही पहली बार जंग में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया। सोचिए, ये उस दौर के लिविंग टैंक्स थे, एक ऐसा सुपर वेपन जो दुश्मन की सेना में खौफ पैदा कर देता था। अब देखिए, मगध की फाउंडेशन तो मजबूत थी, लेकिन उसे एक साम्राज्य की शक्ल दी दो जबरदस्त राजाओं ने, हर्यंक वंश के बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु ने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थे तो पिता पुत्र, लेकिन दोनों के तौर तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यहाँ दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ थे बिंबिसार, जो एक ब्रिलियंट डिप्लोमैट थे। उन्होंने लड़ाई की जगह मैट्रिमोनियल अलायंसेस का रास्ता चुना। शादियों के जरिए कोसल, वैशाली और मद्र जैसे पावरफुल राज्यों से रिश्ते बनाए और बिना खून बहाए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। और दूसरी तरफ थे उनके बेटे अजातशत्रु, एक प्योर कॉन्करर। उन्होंने सत्ता के लिए अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और वैशाली को जीतने के लिए 1-2 साल नहीं, पूरे 16 साल तक एक लंबा और ब्रूटल युद्ध लड़ा। और ये डॉक्यूमेंट्स हमें और भी डिटेल्स देते हैं, जैसे बिंबिसार को कोसल की राजकुमारी से शादी में दहेज के तौर पर काशी का पूरा अमीर इलाका मिल गया था। मतलब स्मार्ट मूव। वहीं अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए सिर्फ अपनी मिलिट्री माइट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डिप्लोमेसी का एक डार्कर साइड दिखाया। धोखे और दुश्मन में फूट डालने की पॉलिसी का भी जम के इस्तेमाल किया। अजातशत्रु का तरीका बिल्कुल कैलकुलेटेड और रूथलेस था। एक प्रॉपर प्लान। स्टेप 1, दुश्मन के कैंप में अपने जासूस भेजो और उनके बीच फूट डाल दो, उन्हें अंदर से कमजोर करो। स्टेप 2, रथमूसल जैसे नए डेडली वेपन्स का इस्तेमाल करो। ये वो रथ थे जिनके पहियों में तेज धार वाले ब्लेड्स लगे होते थे। सोचिए जरा, ये दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ते थे। और स्टेप 3, तब तक लड़ते रहो जब तक जीत पक्की ना हो जाए, जब तक दुश्मन पूरी तरह घुटने ना टेक दे। ये दिखाता है कि वो कितना ब्रूटल, लेकिन उतना ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट था। तो हर्यंक डायनेस्टी ने फाउंडेशन तो रख दी, पर अब बारी थी मगध को एक ट्रू एम्पायर में बदलने की। और ये जिम्मेदारी उठाई उनके सक्सेसर्स ने, यानी शिशुनाग और नंदवंश ने। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, 544 से 412 बीसी तक हर्यंक वंश ने राज किया और मगध की नींव डाली। फिर 412 से 344 बीसी तक आया शिशुनाग वंश, जिन्होंने अवंती जैसे बड़े राइवल को हराकर मगध को और एक्सपैंड किया। और आखिर में 344 से 322 बीसी तक आए नंद, जिन्होंने भारत का पहला पैन इंडियन एम्पायर खड़ा किया। और नंद वंश का फाउंडर था महापद्मनंद, एक ऐसा नाम जिससे उस समय के बड़े बड़े राजा भी कांपते थे। पुराने ग्रंथों में उसे एक टाइटल दिया गया है, सर्वशत्रांतक। इसका मतलब है सभी क्षत्रिय राजाओं का नाश करने वाला।
और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उसकी ताकत का ओपन डिक्लेरेशन था। असल में उसे ही भारत का पहला ट्रू एम्पायर बिल्डर माना जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे हमें नंद डायनेस्टी की असली ताकत का अंदाजा लगता है। एक ऐसी मिलिट्री पावर जिसकी उस समय शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। 2 लाख, जी हाँ 200,000, ये सिर्फ नंदों की पैदल सेना यानी इन्फेंट्री की संख्या थी। उनकी पूरी सेना इतनी विशाल, इतनी पावरफुल थी कि कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया जीतने निकला और भारत पहुंचा, तो उसकी सेना ने नंद आर्मी के खौफ से व्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया था। सोचिए जरा। तो सवाल ये है कि हम आज भी मगध साम्राज्य के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि मगध सिर्फ एक एम्पायर नहीं था, वो एक आइडिया था, एक ब्लूप्रिंट था, जिसने आने वाली सदियों तक भारत को एक रास्ता दिखाया। तो मगध ने हमें क्या दिया? सबसे पहले उसने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी का पहला सक्सेसफुल टेम्पलेट तैयार किया। दूसरा, उसने भारत में लार्ज स्केल वॉरफेयर और इंपीरियल एक्सपेंशन की शुरुआत की, एक ऐसी चीज जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने वो स्टेज सेट किया जिस पर खड़े होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे भी बड़े महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, किसी भी एम्पायर को महान क्या बनाता है? उसकी रूथलेस एक्सपेंशन, उसकी लगातार बढ़ती हुई सीमाएं, या फिर वो लास्टिंग लेगेसी जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है? मगध की कहानी हमें इस सवाल पर बार बार सोचने को मजबूर करती है।